नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शेषलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कुशालगढ़ के समीप सामने से आ रही तेज गति कार ने बाइक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की गंभीर स्थिति के चलते उन्हें जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजन शेर सिंह ने बताया कि हंसराज और सुनील दोनों बाइक से धर्मपुरा गांव से नारायणपुर की ओर जा रहे थे। तभी सामने से तेज गति में आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हंसराज और सुनील गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बाइक से जा रहे थे नारायणपुर, जो रास्ते के अंदर एकदम से मारुति सामने से आ रही थी और बैलेंस गड़बड़ा के दोनों का आमने सामने से एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम है इनका? हंसराज नाम है। और दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का सुनील। एक ही बाइक पे थे क्या? एक ही बाइक पे दोनों जीजा साल आए थे दोनों। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये धर्मपुरा जा रहे थे नारायणपुर के लिए। अच्छा, रहते कहाँ ही है? ये धर्मपुरा। धर्मपुरा। तो नारायणपुर से धर्मपुरा जा रहे थे? नहीं, धर्मपुरा से नारायणपुर। अच्छा, तो कुशालगढ़ के पास एक्सीडेंट हुआ था इनका। अच्छा। गाड़ी वाड़ी पकड़ ली क्या पुलिस ने? हाँ, गाड़ी पकड़ ली। कौन सी गाड़ी है? स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, हरियाणा नंबर। इनके कहाँ लगी है भाई साहब के? इनके पैरों में लगी है, दोनों के थोड़ी सी हाथ पैरों में। रेफर कर दिया गया? हाँ, रेफर, एक को रेफर कर दिया, एक को नहीं। शहर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों की ओपीडी में मरीज जांच के लिए रेडियोलॉजी विभाग के काउंटर पर पहुंचे तो उन्हें 23 दिन बाद की तिथि देकर विदा कर दिया गया। वहीं 23 दिन पहले जिन मरीजों को आज की तारीख मिली थी, उनमें ओपीडी के करीब 50 और आईपीडी के 25 मरीजों की सोनोग्राफी की गई, जबकि जिला अस्पताल की ओपीडी में करीब 400 मरीजों की सोनोग्राफी लिखी जाती है। लेकिन जिला अस्पताल में एक दिन में 60 से 70 सोनोग्राफी हो रही हैं। सामान्य अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग के बाहर सोनोग्राफी के लिए मरीजों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण अन्य डॉक्टरों द्वारा सोनोग्राफी की जा रही है। जब डॉक्टर छुट्टी पर चले जाते हैं तो सोनोग्राफी कक्ष के बाहर हालत बिगड़ जाते हैं और भारी भीड़ जमा हो जाती है। हालात बेहद चिंताजनक है, क्योंकि सामान्य अस्पताल और महिला अस्पताल में 4 मशीनों पर एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। यहाँ डॉक्टर श्रीराम गढ़वासरा ने 21 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स और डॉक्टर श्याम मोहन गोयल 6 महीने का PCPN-DT कोर्स कर सोनोग्राफी कर रहे हैं। इनके अवकाश अथवा कोर्ट एविडेंस पर जाने के दौरान ये सेंटर बंद ही करना पड़ता है और मरीज इंतजार में बैठे रहते हैं। सोनोग्राफी करे डॉक्टर श्रीराम गढ़वासरा ने बताया कि सोनोग्राफी के लिए जिला अस्पताल में वेटिंग चल रही है। यहाँ पे कभी 60 हो जाती हैं, कभी 70 है, कभी 90 भी हो जाती हैं और कभी मैं एविडेंस में चला जाता हूँ, कोई रहता नहीं है तो फिर कम होती हैं, आके करनी पड़ती है फिर हम लोगों को। सर, जैसा कि यहाँ पर पता लगता है कि भाई यहाँ पर जो डॉक्टर हैं लगातार सोनोग्राफी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सोनोग्राफी मात्र 60-70 ही हो रही है और जो सोनोग्राफी उनका वेटिंग चल रहा है, क्या कारण है सर इसका? वेटिंग क्या है, आउटडोर ज़्यादा है जी और ज़्यादा लिखी जा रही हैं जी और यहाँ काम करने वाले रेडियोलॉजिस्ट हैं कम हैं, तो फिर क्यों कोर्ट में जाना पड़ता है हम लोगों को। अब कोर्ट में जाने के बाद में सुबह 8 बजे से कोर्ट 12 बजे तक कोर्ट रहता है, कोर्ट चले जाएँ, घंटे आधे घंटा में हमें मिलता है, वापस आके फिर दोबारा काम करते हैं। तो सर कितना दिन का समय दिया जा रहा है जैसे सोनोग्राफी के लिए? सोनोग्राफी में हम अब जैसे आज पेशेंट आ गए, आज दिन में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन करेंगे हम। 100 आदमी आ गए आज जी, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनको कल की डेट दे दी हमने। जैसे मान लो अब कल हम 100 की तो कर नहीं पाते हैं, 60 की कर दी, 70 की कर दी, मान लो यहाँ रहेंगे तो बाकी जो बच जाएंगे उनको परसों आप बुलाएंगे हम, परसों फिर दोबारा और नया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो लोड तो बढ़ता जाता है धीरे धीरे। जैसा कि सर यहाँ पर जो मरीजों का कहना ये है कि लगातार यहाँ पर जो सोनोग्राफी है वो 60-70 ही हो रही है, लेकिन बाकी की यहाँ वेटिंग चल रही है। हाँ, वेटिंग चल रही है। कारण इसका क्या? बस ये है कि मैन पावर की कमी है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, मशीनें 2 नई पड़ी हैं, अगर 4 मशीनें चलें तो दिन के अंदर 200-300 सोनोग्राफ हो जाएंगे आराम से। सरिस्का वन अभ्यारण्य का बाला किला बफर जोन बाघ ST-18 और बाघिन ST-19 सहित दोनों शावकों को काफ़ी रास आ रहा है, क्योंकि पैदा होने के बाद से दोनों शावकों और इसके करीब 2 वर्ष पूर्व से ही बाघ ST-18 और बाघिन 19 ने यहाँ अपनी टेरिटरी बनाई हुई है। साथ ही अब यहाँ दोनों शावक पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। शनिवार देर रात एक शावक द्वारा प्रताप बांध नाके से रावण देवरा की ओर जा रही सड़क पर एक सांड का शिकार किया, जिसका उस सड़क से गुजरने वाले लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी किया है। ये शिकार प्रताप बांध चौकी से कुछ ही दूरी पर किया गया है। वहीं दूसरी शावक ने बाला किला जा रहे रोड के विकट मोड़ पर एक सांभर का शिकार किया है। जानकारी के अनुसार दोनों बाघ और दोनों शावक जंगल में अपने टेरिटरी बना चुके हैं और ये पर्यटकों को आसानी से दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते अब यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।
गौरक्षक टीम और पुलिस की क्यूआरटी टीम ने रात्रि में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गायों से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें गायों को ठूस कर भरा हुआ था। वहीं गो तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर सभी गायों को गौशाला में सुरक्षित भिजवाया गया है। गौरक्षक टीम के सदस्य ने बताया कि बीती रात पिनान से गो तस्करों के स्कॉर्पियो में गोवंश भरकर हरियाणा की तरफ निकलने की सूचना मिली, जिस पर क्यूआरटी पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर क्यूआरटी टीम और गौरक्षक टीम ने गो तस्करों की गाड़ी का पीछा किया। गो तस्कर गाड़ी को लेकर हरियाणा की तरफ भागने के लिए क्यूआरटी और गोरक्षक टीम ने गाड़ी का पीछा किया। गो तस्करों ने क्यूआरटी टीम पर 3 राउंड फायर किए। हरियाणा में प्रवेश करते ही इसकी सूचना हरियाणा पुलिस को दी गई। कार्रवाई के दौरान 3 गो तस्कर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। वहीं एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। गाड़ी में 7 गोवंश ठूस कर भरे हुए मिले, जिन्हें गौशाला भिजवा दिया गया है। रात को एक स्कॉर्पियो गाड़ी पिनान से चढ़ी, जिसकी सूचना सनातन गोरक्षा दल को लगी। जैसे ही सनातन गोरक्षा दल को इसकी सूचना लगी, सनातन गोरक्षा दल ने मुस्तैदी के साथ उनको अंजाम देने का तैयारी की। जैसे ही हमको सूचना मिली तो अलवर एसपी साहब ने वहाँ पे क्यूआरटी के जवान लगा रखे हैं। हमने उनको सूचित किया कि साहब ऐसे ऐसे वहाँ से गाड़ी आ रही है और आप इसको रोकिए। क्यूआरटी के जवानों ने काफ़ी मशक्क़त करी और उसका पीछा किया। जैसे ही क्यूआरटी के जवानों ने उसका पीछा किया तो क्यूआरटी के जवानों के ऊपर गो तस्करों ने फायरिंग की। लगभग 2 से 3 राउंड उनके ऊपर फायर किए। उसके बाद गोरक्षक और क्यूआरटी दोनों उसका पीछा करते रहे, लेकिन वो जब तक हरियाणा में घुस चुके थे। उसके बाद में हमने उनको हरियाणा सीआईए को फ़ोन किया। फिर हरियाणा सीआईए और गोरक्षक के सहयोग से उस गाड़ी को पकड़ा, जिसके अंदर 7 गोवंश थे और उसमें लगभग 4 लोग थे, जिसमें से 3 लोग भागने में कामयाब रहे। एक को मौके पे ही पकड़ लिया गया था। तो मेरी प्रशासन से भी अपील है कि जैसे कि क्यूआरटी के पास जो इन्होंने वाहन दे रखे हैं, वो वाहन एक लिमिट स्पीड में चलते हैं, तो उनको कोई और दूसरे वाहन मुहैया कराए जाए। बाकी मैं एसपी साहब को भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो क्यूआरटी लगाई है वो अपने काम को अंजाम देने में बखूबी कामयाब रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रताप बांध के पास 2 अज्ञात बदमाशों ने साइकिल पर अकेले जा रहे बुजुर्ग के साथ मारपीट कर दी। इस मारपीट से बुजुर्ग अचेत हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बुजुर्ग के परिजनों को दी और बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार राम सुखा साइकिल से अपनी बहन के घर ढाणी गांव जा रहा था, जहां रास्ते में 2 अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग के थैले में बासी रोटियां और रस्सी डालकर उस पर गाय भैंस चोरी करने का आरोप लगाते हुए लाठियों से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में राम सुखा के सिर में लाठी लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। ये यहाँ का है, बोर कॉलोनी का। हाँ, अलवर का ही घटना कहाँ पे हुई है? ये प्रताप बंदना है और वहाँ का और कौन सा बंद है? झोड़ वहाँ है, वहाँ पे हुई है। कितने लोग थे? अब ये तो 2 बता रहा हूँ, मैं तो ही ना देख बताएंगे। हाँ, लूटपाट हुई है क्या? लूटपाट ना या के तो बस इल्जाम लगायो। अच्छा, क्या इल्जाम लगाया? इल्जाम ये लगायो कि थैला में वो भर दी बासी रोटी और फिर धर दियो जेवड़ो और नो कही तो हमारी गाय ने भैंस ने खोल के ले जाओ। गाय भैंस ने खोल के जाओ। हाँ, इल्जाम लगायो यार। किस हथियार से हमला किया इनके ऊपर? इससे बस लाठी ना रहे, लाठी की खोद दी। लाठी की खोद टेंट पड़ी है और एक कान में खून निकला है। खैरतल कस्बे के शिवाना रोड स्थित इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को 48वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया। यह कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। स्कूल निदेशक और प्रेस क्लब अध्यक्ष पंकज खुराना ने बताया कि कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। वहीं विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया। इस दौरान विद्यालय की फाउंडर इंद्रपाल खुराना और प्राचार्य डॉक्टर ज्योति खुराना द्वारा विद्यालय स्टाफ का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खैरतल के पत्रकारों ने शिरकत की। विद्यालय निदेशक द्वारा पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। इस दौरान मंच संचालन हर्षिता बाबानी और रिद्धिमा शर्मा द्वारा किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कश्मीरी डांस रिचा एंड ग्रुप, लुंगी डांस वेदिता एंड ग्रुप, गुजराती डांस हर्षिता एंड ग्रुप, राजस्थानी डांस संध्या एंड ग्रुप तथा किड्स
फैशन नीतू शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर लक्ष्मी गुप्ता, पारुल तिवारी, मंजू गुप्ता, कविता चौहान, महिमा, निशा, चांदनी, सपना सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। एपी स्कूल खैरतल का 48वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ और उसमें रंगारंग कार्यक्रम गुजराती, मराठी, पंजाबी, हरियाणवी कार्यक्रमों में बच्चों ने सबका मन मोह लिया और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहे। सब एक समा बांधा रहा और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खैरतल पत्रकार संघ के सभी बंधु रहे। उन्होंने अपना पूरा समय दिया और मेरी जो एजुकेशनल टीम है, मेरी स्कूल टीम है, उनको भी धन्यवाद कहूँगा। बहुत बढ़िया रोमांचक कार्यक्रम रहा। मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। 1st to 5th रैंक जो बच्चे आए उन सभी का सम्मान किया गया और जितने भी अतिथि यहाँ आए उनको भी थोड़ा सम्मान देकर भेजा गया। कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकालकर जो आप लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाया उसके लिए निदेशक इंदिरा एपी स्कूल खैरतल पंकज खुराना की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोट कासिम के जोड़िया गांव में किसान सभा को संबोधित करने आए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्नाटक चुनाव में भाजपा को मिली हार पर कहा कि चुनाव परिणाम आने पर हम उसे देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बड़ी मजबूती के साथ भाजपा सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है, इसके लिए पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अशोक गहलोत सरकार और पायलट दोनों भ्रष्टाचार पर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि वह मेरे से मिला हुआ है और वह मेरे से मिला हुआ है, लेकिन आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता उन्हें हराएगी। तब पता चलेगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। जनता उन्हें आने वाले चुनाव में कमल का बटन दबाकर हराएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कहीं भी उनका चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देगी वह उसी जिम्मेदारी पर काम करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि अलवर से उनका अधिक लगाव रहा है और यहाँ सबसे ज्यादा रंगदारी और फिरौती का नया कल्चर पनपा है। इससे ऐसा लगता है कि पुलिस का अपराधियों में भय खत्म हो चुका है। अपराधी रंगदारी करने अलवर में आ रहे हैं और पुलिस धमकी देने वाले और फिरौती करने के लिए आने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि जयपुर में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें गहलोत सरकार ने किस तरीके से लड़ाई लड़ी थी, जिसकी वजह से कोई भी आरोपी नहीं है। सरकार की वजह से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया है। यह सरकार शहीदों, वीरांगनाओं को भी न्याय नहीं दे पाई है। इसके लिए 12 सांसद किरोड़ी लाल मीणा को भी आंदोलन करना पड़ा। कार्यक्रम के दौरान सांसद बालकनाथ, पूर्व विधायक रामेत यादव, पूर्व विधायक मामन सिंह, पूर्व विधायक जयराम जाटव, पूर्व विधायक हेम सिंह भडाना, बानसूर से भाजपा प्रत्याशी रहे महेंद्र सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग केंद्रीय मंत्री को सुनने के लिए पहुंचे। पंडाल में लगी सभी कुर्सियां भर गई। इसके बाद लोगों ने खड़े होकर केंद्रीय मंत्री को सुना। इस दौरान महिलाएं भी काफी संख्या में पहुंची। लोगों का मनोरंजन करने के लिए कंपटीशन पार्टी का भी आयोजन किया गया। साथ ही शनि मंदिर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पहुंचे हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। विश्वास के साथ जो कहते हैं कि वहां पर हम जो सरकारी नौकरियां हैं उसको बड़ी ईमानदारी के साथ देते हैं। क्या बात हो गई? आज सबको सुन के जाएंगे, चिंता मत करो। दूसरा एक और जो विषय है, राजस्थान में मैं सबसे बड़ी जो चिंता कर रहा हूं और अलवर जिले में कर रहा हूं, अलवर जिले से मेरा लगाव रहा है, अलवर जिले से मेरा जुड़ाव रहा है। बालकनाथ जी भी यहाँ पर बैठे हैं, रामेश जी भी यहाँ पर बैठे हैं, बनवारी जी भी यहाँ पर बैठे हैं, हेम सिंह जी भी यहाँ पर बैठे हैं, सारे नेता हमारे यहाँ पर बैठे हैं। हमने इससे पहले नहीं सुना था अलवर में रंगदारी की और फिरौती का एक नया माफिया कल्चर शुरू हुआ है। तो ये कांग्रेस के भ्रष्ट पुलिस तंत्र के अंतर्गत शुरू हुआ है। इसको खत्म करने की जरूरत आज हमको सबको, वरना क्या तरीका है। आज सबसे ज्यादा क्रिमिनल लोग और सबसे ज्यादा रंगदारी करने वाले लोग भिवाड़ी और अलवर में आकर के इकट्ठे हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये मानना और हमारी शासन की कल्पना है कि अगर कोई राज ईमानदारी से चलेगा तो उसमें सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन हम आज ये देख रहे हैं, लोगों को धमकी भरे फोन आते हैं, लोगों से फिरौती मांगी जाती है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी कुछ ही समय पहले हमने गैंग वॉर के वीडियो देखे और कहीं नहीं बल्कि शायद सीएम साहब के वहां पे हुए,
ये गैंगवार के वीडियो राजस्थान में नहीं चला करते। और इसलिए पेपर लीक सरकार के साथ मेरा जो दूसरा आरोप है, और विशेष रूप से अलवर की जनता जो मेरे से बात करती है, वो ये माफिया राज का है। तीसरा विषय, सरकार के करप्शन का सर्टिफिकेट बाहर से लेके जाने की जरूरत नहीं है। सरकार के लोग ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं वो भी इस सरकार के हिस्से रहे हैं। इस सरकार के भ्रष्टाचार को तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही समाप्त कर सकती है और कोई समाप्त नहीं कर सकता है। लगातार 27 सभा की थी, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव परिणाम आए, विचार कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आगामी बीजेपी यहाँ पर सर क्या सिनेरियो रहेगा राजस्थान में? सरकार बनाएंगे बहुत बड़ी मजबूती के साथ। लगातार सर अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में शुक्रवार शाम की पारी में शानदार लम्हा देखने को मिला। यहाँ बागिन एरोहेड ने एक कछुए का शिकार किया, जिसे देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। पर्यटकों ने इस पूरे वाक़ये को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम की पारी में रणथंभौर नेशनल पार्क सफारी पर गए पर्यटकों को जोन 3 में मलिक तालाब के पास बागिन एरोहेड के दीदार हुए थे। इस दौरान पर्यटकों ने बागिन एरोहेड को कछुए का शिकार करते हुए देखा। पर्यटकों के अनुसार कछुआ तालाब के बाहर किनारे पर धूप सेक रहा था, जिसके बाद कछुआ पानी के अंदर जाने लगा। कछुए को पानी में गए कुछ ही मिनट हुए थे, तभी पास ही में घात लगाकर बैठी बागिन एरोहेड ने कछुए पर धावा बोल दिया। इस दौरान बागिन ने पानी में घुसकर कछुए को अपने जबड़े में जकड़ लिया। इसके बाद बागिन कछुए को पानी से बाहर लेकर आई और शिकार का आनंद लिया। बागिन को कछुए का शिकार करते देख पर्यटक रोमांचित हो उठे। पर्यटकों ने इस पूरे वाक़ये को अपने कैमरों में कैद किया। बागिन का कछुए का शिकार करने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि रणथंभौर में बागिन के पानी में कछुए का शिकार करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बागिन रिद्धि रणथंभौर में कछुए को अपना शिकार बना चुकी है। वहीं वन्यजीव विशेषज्ञों की माने तो बागिन आमतौर पर जंगल में हिरण, सांभर आदि वन्य जीवों को अपना शिकार बनाते रहते हैं, लेकिन बागिन द्वारा बार बार कछुए को अपना शिकार बनाना अचरज भरा है। रामगढ़ पुलिस द्वारा बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वाले 70 वाहन चालकों के चालान काटे गए। एडिशनल डीजीपी पीके सिंह के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वाले चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत रामगढ़ थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार द्वारा 70 वाहनों के चालान काट कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर हेलमेट का चालान काट कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को देख वाहन चालक इधर उधर भागते हुए नजर आए। यहाँ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ 1 दिवसीय सघन अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। श्रीमान एडिशनल डीजीपी साहब श्रीमान वीके सिंह जी की तरफ से अभियान चलाया गया था। बिना हेलमेट के जो भी वाहन सवार वाहन चलाते हैं, विशेषकर टू व्हीकल जो है, उनके चालान करने थे। इसमें हमने आज लोगों को समझाइश करी और चालान किए। लगभग 70 चालान हमारे द्वारा किए गए। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत की खुशी में रामगढ़ तहसील रंगमंच पर रामजी लाल मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में राहुल गांधी और अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान रामजी लाल मेघवाल ने बताया कि कर्नाटक में हुई ऐतिहासिक जीत की खुशी में रविवार को सर्व समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील रंगमंच पर मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर जीत की खुशी जाहिर की है। जिस प्रकार कर्नाटक में भाजपा की जुमलेबाजी सरकार की बुरी तरह से हार हुई है, इसी प्रकार राजस्थान में भी कांग्रेस का दोबारा से डंका बजेगा। फिर से कांग्रेस की सरकार अच्छे बहुमत से आएगी। आज कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में जो अप्रत्याशित जीत हुई है, उसमें रामगढ़ के समस्त समाज के लोग बहुत प्रसन्न हैं और हम आगे उम्मीद करते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी दोबारा कांग्रेस रिपीट हो। ये हमारी मनोकामना है, ऐसा हमारा। तो इसी की खुशी में आज पटाखे और मिठाई बांट रहे हैं। हाँ जी, उसी कांग्रेस पार्टी की जीत की खुशी में आज समस्त समाज के लोग हम मिठाई बांट रहे हैं। मंडावर उपखंड मुख्यालय स्थित द बहराज ग्लोबल स्कूल में मातृत्व दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने रैली निकालकर मनुष्य के जीवन में माता के महत्व को बताते हुए माताओं को मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं समाजसेवी अनिता अवस्थी ने कहा कि दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा माँ का होता है। माँ के सम्मान में हर दिन सम्मान के लिए कम है। जिसके पास माँ है वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। माँ ही है जो मनुष्य को मनुष्यता के सांचे में ढालती है।
प्रत्येक व्यक्ति को माँ बाप को अधिक से अधिक समय देना चाहिए। इस दौरान गोपुत्र सेना के राष्ट्रीय सचिव अवधेश अवस्थी ने कहा कि जन्म देने वाली माँ, गौ माता, धरती माता और गंगा माता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। द बहराज ग्लोबल स्कूल द्वारा बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार युक्त शिक्षा देने का जो कार्य किया जा रहा है, वहीं विनय बोहरा ने बच्चों के अपने स्कूल, अपने माता पिता और राजस्थान के सबसे बड़े जिले दौसा में जो नाम रोशन करने पर सभी को विद्यालय परिवार की ओर से आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। इस दौरान स्कूल में गौ माता की प्रथम रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया। विद्यालय निदेशक विनय बोहरा, सह निदेशक विकास बोहरा के नेतृत्व में अनीता अवस्थी, सिरीस अग्रवाल, सीमा शर्मा, पल्लवी खंडेलवाल, संगीता शर्मा, पिंकी शर्मा, कल्पना ने स्कूली बच्चों की मातृत्व दिवस जागृति रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का समापन मंडावर की काफी माताओं द्वारा गांधी चौक पर किया गया। इस रैली में विद्यालय की तीनों शाखाओं के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश नागर, राजेश, पुनीत पांडे, मोहन, अवनीश, रवि विक्रम कपिल सहित समस्त स्टाफ शामिल रहा। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से विजय होने पर बड़ौदा में कस्बे में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर और आतिशबाजी कर खुशी मनाई। रवि खान ने बताया कि इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कस्बे में ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया, साथ ही आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। इस दौरान बड़ौदा में मंडल अध्यक्ष जगदीश, सरपंच, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद, विजेंद्र सेन, प्रमोद उपाध्याय, साबू खान, तैयब खान सहित अनेक पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्नाटक में कांग्रेस को जो प्रचंड बहुमत मिला है, उसके उपलक्ष्य कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता कस्बा बड़ौदा में के निवासियों द्वारा एक जश्न के रूप में शांतिपूर्ण तरीके से एक महासभा का आयोजन गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि बताया गया और कांग्रेस को जीत मिली है उसकी खुशी जाहिर की। जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की भारी प्रचंड जीत की वजह से मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। इसमें देन जीत की जो है तो प्रांतीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे साहब, प्रियंका गांधी और राहुल जी की है। उन्होंने जो यात्राएं निकाली वो समस्त जनता जनार्दन के बीच में जो मैसेज गया है वो अच्छा गया है, भाईचारा का गया है, अपनापन का गया है, विकास का गया है। इसलिए आज कर्नाटक में जो जीत हासिल हुई है, जिसकी बहुत ही जनता जनार्दन को कर्नाटक को हम समस्त कांग्रेसी बड़ौदा में मंडल की ओर से धन्यवाद देते हैं। रेणी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाटन के गांव गांवड़ी में रविवार को क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्थानीय सरपंच सरोज मीणा के मुख्य आतिथ्य में फीता काटकर किया गया। वहीं मंचासीन सभी अतिथियों का साफा और माला पहनाकर नवयुवक मंडल द्वारा स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 301 रुपये प्रविष्टि शुल्क रखा गया है। वहीं विजेता टीम को 5100 रुपये और उपविजेता रहने वाली टीम को 2100 रुपये की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। स्थानीय सरपंच सरोज मीणा ने बताया कि खेल जीवन के सर्वांगीण विकास की धुरी है। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए खेल भावना के साथ खेलने की बात कही। खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ खेलों को और युवा वर्ग को आकर्षित करने तथा क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन को सफल बनाने के लिए खेल कमेटी के सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। इस दौरान उप सरपंच प्रतिनिधि प्रहलाद शर्मा, अमर सिंह मीणा, सचिन मीणा, मोहित मीणा सहित अन्य ग्रामवासी और क्रिकेट प्रतियोगिता की समस्त टीम मौजूद रही। धौलपुर एसीबी शाखा का रविवार को आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे एसीबी महानिरीक्षक सवाई सिंह गोदरा ने समाज के लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बेझिझक शिकायत करें। एसीबी की टीम उनके साथ खड़ी है। निरीक्षण के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा जिला शाखा एसीबी की प्रगति रिपोर्ट कम पाए जाने पर चिंता भी व्यक्त। उन्होंने कहा कि एसीबी 2 से 3 फील्ड में काम करती है। पहला रंगे हाथ पकड़ने की कार्रवाई पर प्राथमिकता रहती है। परिवादी द्वारा सूचना देने के बाद भौतिक सत्यापन कराकर कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। दूसरे डीए प्रकार के केस होते हैं। इस प्रकार के केस में अधिकारी या कार्मिक की संपत्ति पर ध्यान रखा जाता है। अगर अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति एवं उसके खर्चे हैं तो निश्चित तौर पर एसीबी कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा पदीय हैसियत के जो केस हैं उनके लिए राज्य सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है। इसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। राज्य सरकार ने कार्यवाही के लिए नए संशोधन भी किए हैं। पहले अवधारणा रहती थी कि परिवादी का प्रोटेक्शन नहीं होगा, अगर परिवादी किसी को ट्रैप करवाएगा तो उसका काम नहीं होगा। लेकिन 2 वर्ष पूर्व गृह विभाग ने सर्कुलर जारी किया है जिसमें परिवादी को संरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी राशि का ट्रैप कराने वाला परिवादी इसलिए झिझकता था कि राशि उसकी फंस जाएगी। पूर्व में न्यायालय का निर्णय होने के बाद ही राशि दी जाती थी।
इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने संशोधन किया है। ट्रैप मनी को न्यायालय से पहले परिवादी को रिफंड कर दिया जाएगा। अब परिवादी को पैसा फंसने की चिंता नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा, विगत दिनों सजग गांव योजना शुरू है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी देना है। इसके साथ ही गांव को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का योजना का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी रिश्वत की राशि बिना शिकायत के गुपचुप तरीके से ले जाते हैं, उन पर भी अब एसीबी निगरानी रखती है। आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए यहाँ धौलपुर हमारी एसीबी यूनिट में मैं आया हूँ। यहाँ की जो पिछले साल का और इस साल के 5 महीनों का जो 5वां महीना चल रहा है, इनका जो उसके कार्य का असेसमेंट किए हैं। तो ये बात देखने की है कि तुलनात्मक तौर पे कार्रवाई थोड़ी स्लो है। ये बात स्वीकार करने योग्य है। फिर भी अपेक्षा रहती है कि कार्रवाई थोड़ी अच्छी हो। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसीबी 2-3 फील्ड में काम करती है। नंबर 1 तो रंगे हाथ पकड़ना, ट्रैप, जिसमें कोई परिवादी हमें इतला देता है, उसके बाद में वेरिफिकेशन कराने के बाद हम ट्रैप करते हैं। दूसरा जो डीए केस है, डिस्प्रोपोर्शनेट असेट टू नॉन सोर्स ऑफ इनकम, तो उसमें लगता है जैसे कोई अधिकारी है या लोक सेवक है जिसके पास संपत्ति और उसके जो खर्चे हैं वो उसकी ज्ञात स्रोत की आय है उससे ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों की कार्रवाई हम करते हैं। मिसयूज़ ऑफ ऑफिस के केस हैं, जो पदीय हैसियत के दुरुपयोग के जो मामले हैं, उसमें वर्ष 2018 के संशोधन के बाद हमारी थोड़ी उस पर रेस्ट्रिक्शन है कि उसमें हमें पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। एक नया सेक्शन 17A जोड़ दिया। 17A की परमिशन हमारी काफ़ी संख्या में हम भेजी है, कुछ मिली भी है, कुछ प्रक्रिया में भी है। इसमें मैं कुछ चीज़ें नई आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि पहले ये एक अवधारणा थी कि परिवादी का प्रोटेक्शन नहीं होगा। परिवादी अगर किसी को ट्रैप कराएगा तो उसको बाद में उसका काम नहीं होगा, उसको बहुत ही अलग तरह से, अलग नज़रों से देखा जाएगा, या उसको सभी विभाग उसको किनारे कर देंगे। ये सब चीज़ें थी। परंतु अब इसमें 2 वर्ष पूर्व हमारे गृह विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। उसमें परिवादी को संरक्षण दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि परिवादी का जायज़ काम है वो पूरा होगा और इसकी मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल पे होगी। तो इसकी मॉनिटरिंग अभी गृह विभाग के स्तर पे होती है। सभी विभागों की बाकायदा मीटिंग होती है और उनके पास अगर परिवादी के काम पेंडिंग है तो उनको प्राथमिकता से कराया जाता है। ब्यूरो का भी ये प्रयास रहता है कि वो अपने परिवादी को संरक्षित करें और उनके जो भी जायज़ काम है, जायज़ काम, तो उसको वो समय से कराएं। दूसरा, एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि लोग बड़ी मनी के को ट्रैप कराते थे, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख। तो व्यक्ति के पास इतना अमाउंट एकदम होता नहीं है और वो ट्रैप कराने से इसलिए झिझकता था कि उसकी जो मनी है वो एकदम फंस जाती थी। जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं होता था तब तक उसको वो रिएम्बर्स नहीं हो पाती, वो मिल नहीं पाती थी। तो इसके लिए राज्य सरकार ने रिवॉल्विंग फंड का गठन किया है। उसमें जो ट्रैप मनी है वो न्यायालय के निर्णय से पहले आपको रिएम्बर्स हो जाएगी और उसके बाद में जब न्यायालय का निर्णय होगा तो उस फंड से हम उसको वापस एडजस्ट कर देंगे। तो अब परिवादी को ये भी चिंता नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरा पैसा अगर मैं किसी को ट्रैप कराऊंगा तो 5 साल या 10 साल या 15 साल फंस जाएगा। ये राज्य सरकार ने एक ये भी सुविधा दी है। हमने पिछले दिनों में एक सजग ग्राम योजना शुरू करी थी। उसका मकसद ये था, सीधे सीधे 2 मकसद थे। पहला कि राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें लोगों को बराबर फ़ायदा मिल रहा है या लोग उसके बारे में अवेयर हैं या नहीं है। तो लोगों को उस बारे में जानकारी देना, अवेयर करना और उन्हें बताना कि आपको इस योजना का लाभ, आप इसके लिए लाभ योग्य हैं और आपको इसका लाभ लेना चाहिए। नंबर 2, उस गांव को बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त करना कि उस गांव में किसी तरह की भ्रष्टाचार के आचरण की कोई भी शिकायत नहीं रहे। हर व्यक्ति इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहे, कटिबद्ध रहे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ और भ्रष्टाचार की लड़ाई में मैं ब्यूरो का साथ दूंगा। इसके बाद ये है कि कुछ मामलों में हम सर्विलेंस बेस्ड भी कार्रवाई करते हैं
क्या आपको सबकी जानकारी में है कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों अपराध है। अगर व्यक्ति कोई रिश्वत देता है और वो 7 दिन तक हमें इतला नहीं देता है और उसके बाद में हमारे संज्ञान में आता है कि उसने रिश्वत दी, तो वो भी बराबरी का दोषी है। तो ऐसे जो लोग हैं, जो राजी खुशी देने वाला ही राजी, लेने वाला ही राजी, तो ऐसे लोगों को हम मुखबिर के हिसाब से उनके कोई नंबर को हम सर्विलांस बेस भी कार्रवाई करते हैं, उनकी निगरानी भी करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे के ऐसे सडन चेकिंग के मामले भी हम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सरकार के धनराशि का बहुत दुरुपयोग होने की संभावना है, या कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अमाउंट लोक सेवक अगर रिश्वत की राशि के रूप में ग्रहण करने के बाद में अगर कहीं ले जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी इत्तला होती है तो हम उसमें भी कार्रवाई करते हैं। धौलपुर जिले में बजरी माफियाओं का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेलगाम बजरी माफिया राहगीर और वाहन चालकों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। बजरी माफियाओं ने रविवार को NH 44 पर स्थित सागरपाड़ा के पास वाहन का इंतजार कर रहे युवक को बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद बजरी माफिया फरार हो गया। मिली जानकारियों के अनुसार चौकीपुरा गांव निवासी राकेश पुत्र जगन्नाथ NH 44 पर सागरपाड़ा के पास मुरैना जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था। तभी तेज रफ्तार में बजरी खाली कर लौट रहे बजरी माफिया ने उसे ट्रैक्टर ट्रॉली से रोक दिया। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली भी बेकाबू होकर पलट गई। दुर्घटना को अंजाम देने के बाद बजरी माफिया मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव गृह में रखवा दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। चालक दुर्घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। राकेश नाम का एक लड़का सागरपाड़ा के पास खड़ा हुआ था, जो ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया। उसका मेडिकल, उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। पाड़ी सदर थाना पुलिस ने एक 11 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक मैथुन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित बालक अपने गांव से बाड़ी सदर थाना इलाके के एक गांव की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में बाइक सवार युवक ने उसे विशनगिरी मंदिर के पास छोड़ने की कहकर बाइक पर बिठा लिया। आरोपी बाइक सवार युवक उसे दाऊदपुरा गांव के पास ताल की तरफ खानों पर ले गया, जहां युवक ने बालक के साथ जबरन अप्राकृतिक मैथुन किया। इसके बाद आरोपी युवक बालक को बेहोशी की हालत में मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। होश में आने के बाद पीड़ित बालक खानों से बाहर निकल कर आया और उसने एक ग्रामीण को घटना की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण ने उसके परिजनों को सूचना दी। परिजन पीड़ित बालक को साथ लेकर बाड़ी सदर थाना पहुंचे और अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सरमथुरा थाना क्षेत्र की एक 33 वर्षीय व्यक्ति ने अपने 11 वर्षीय बालक के साथ किसी व्यक्ति द्वारा, जो कि अज्ञात है, अप्राकृतिक कृत्य किए जाने के संबंध में एक तहरीरी रिपोर्ट बाड़ी सदर थाने में पेश की है और इस संबंध में IPC की धारा 377 व पोक्सो अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और SHO द्वारा स्वयं इसकी जांच की जा रही है। सरमथुरा थाना क्षेत्र में खरीर नदी के पास रविवार सुबह नाकाबंदी कर रही पुलिस टीम को बाइक सवार 2 बदमाशों ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पुलिस कांस्टेबल राधेश्याम गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं एक बदमाश भी इस हादसे में घायल हो गया। हादसे के बाद दूसरे बदमाश को मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने घायल पुलिसकर्मी और बदमाश को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहाँ पर दोनों घायलों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि दोनों बदमाशों ने खेड़ा मासलपुर
पुलिस की नाकाबंदी तोड़ने के बाद सरमथुरा पुलिस की नाकेबंदी को भी तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिसकर्मियों की सजगता के चलते वे यहां लगी नाकाबंदी को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। वहीं घटना के बाद डीएसपी सुरेश डाबरिया भी अस्पताल पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। बाइक सवार दोनों करौली के भाकरी निवासी केशराम पुत्र श्रीफूल और शिव कुमार पुत्र लाजपति हैं। पुलिस अब दोनों अपराधियों के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालने में जुटी हुई है। आज राज्य स्तर पे नाकाबंदी चल रही है। इसमें बिना हेलमेट के चालान बनाए जा रहे हैं। खरेल नदी पे नाकाबंदी करके और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। एक अपाचे बाइक पे 2 युवक सवार थे जिन्होंने नाकाबंदी को क्रॉस किया और सामने तेज स्पीड से चला के, लापरवाही से चला के एक हमारे जवान को घायल किया। उसके चोट लगी है, जो इंजर्ड है, साधारण चोट लगी है। इसके भी चोट लगी है, दोनों का इलाज कराया। भिवाड़ी पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ कार्रवाई करते हुए 23 अपराधियों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि भिवाड़ी पुलिस द्वारा मुख्यालय के निर्देश पर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए वांछित अपराधियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। बहरोड थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि इस प्रकार के लोग समाज में भय का माहौल पैदा करते हैं। रविवार सुबह पुलिस द्वारा अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए इन आरोपियों में पुलिस के कुछ वांछित अपराधी भी शामिल हैं। थाना अधिकारी ने बताया कि मुख्यालय द्वारा अपराधियों पर लगाम लगाने के निर्देश जारी हुए हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई करते हुए अपराधियों को हिरासत में लिया है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये हमारे पीएचक्यू के दिशा निर्देश हैं, जिनके तहत वांछित अपराधी और इस प्रकार के लोग जो समाज में भय पैदा कर रहे थे, उन लोगों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाता है। आज सुबह प्रातःकाल जल्दी इस चीज़ के लिए अभियान चलाया गया। विभिन्न टीमें गठित करके हमने कम से कम 23 लोगों को डिटेन किया है, जिसके अंदर 6 लोग हमारे प्रकरणों में वांटेड हैं और पार्टी बदमाश हैं, जिन लोगों को हमने विभिन्न धाराओं के तहत उनको अरेस्ट करके पाबंद कराने की जरूरत है। खैरतल थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में वांछित 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। खैरतल थाना अधिकारी अंकिश कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर कई टीमों द्वारा कार्रवाई करते हुए 20 जनों को विभिन्न मामलों में और अलग अलग धाराओं में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। और अब बात करते हैं खबर के असर की। खैरतल के राजीव मार्केट में गिराऊ हालत में खड़े एक विद्युत पोल की खबर चैनल खबर तक पर प्रमुखता से प्रसारित की गई थी। इसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए रविवार को इस गिराऊ पोल को हटाकर इसकी जगह नया बिजली का पोल लगा दिया। इसके बाद मार्केट के लोगों ने चैनल खबर तक को धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि एक हफ्ते पूर्व हमारे संवाददाता उमेश अग्रवाल द्वारा यह खबर प्रसारित करवाई गई थी। रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर के निर्देशानुसार सीएनएमसी द्वारा मदर्स डे पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमित राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान रामगढ़ खंड की समस्त LHV ANM और नगर पालिका परिक्षेत्र की आशा सहयोगिनियों सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाली गर्भवती तथा धात्री महिला उपस्थित रही। मदर मिल्क बैंक अलवर के प्रभारी डॉक्टर अमनदीप ने बताया कि मदर्स डे पर एक दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित गर्भवती और धात्री महिलाओं और महिला कार्मिकों को मां के दूध के महत्व एवं इससे शिशु को होने वाले लाभ, नवजात बच्चे को मां द्वारा स्तनपान कराने का तरीका सहित नवजात बच्चों को 24 घंटे में स्तनपान करवाने आदि की जानकारी दी गई। इस मौके पर मिन्हास गुप्ता, पूनम मलिक, सोनिया कौशिक, हसन अली, प्रेमचंद शर्मा, मधुसूदन वशिष्ठ सहित अन्य अधिकारी और कार्मिक उपस्थित रहे। रामगढ़ CHC पर मातृत्व दिवस पर मदर्स डे प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य यहाँ पे मौजूद माताएं और हमारी जो आशा और ANM और LHV कार्यकर्ता हैं और जो डॉक्टर्स हैं, उनको माताओं के संदर्भ में ये बताना है कि मदर्स का मिल्क बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। अगर वो केवल स्तनपान कराती हैं अपने बच्चे को तो उन्हें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, बच्चे को इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं और एक माँ और बच्चे की कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, जो कि सबसे ज़रूरी है। और मदर्स डे इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता माँ को इस बारे में जानकारी। गोविंदगढ़ कस्बे से खाटू श्याम के लिए प्रथम बस यात्रा रविवार शाम को रवाना हुई। गोविंदगढ़ से खाटू श्याम के लिए प्रथम बस यात्रा है, जिसमें कस्बे के सैकड़ों लोग खाटू श्याम के लिए बस के माध्यम से पहुंचेंगे। इस बस यात्रा को पूर्व सरपंच नीरज गर्ग और
जिला पार्षद जगदीश सोनी ने खाटू ध्वज दिखाकर रवाना किया। यात्रा आयोजनकर्ता सोनू खंडेलवाल, योगेश साहू आदि ने बताया कि युवाओं की तरफ से प्रथम बस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह बस यात्रा देर रात तक खाटू पहुंचेगी, जहां से खाटू प्रेमी निशान लेकर रिंगिस के लिए रवाना होंगे और खाटू के दर्शन करके सोमवार सुबह वापस गोविंदगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं पूर्व सरपंच नीरज गर्ग ने बताया कि ऐसे आयोजनों का होते रहना बहुत जरूरी है। इस दौरान पुनीत शर्मा, नवीन, कृष्णा सेन, नितिन साहू सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज हमारे कस्बे गोविंदगढ़ से खाटू श्याम जी के लिए बस यात्रा प्रस्थान करेगी और वहाँ रिंगस पहुँचकर वहाँ से हम निशान उठा के खाटू श्याम जी के लिए पद यात्रा निकालेंगे और वहाँ पर खाटू श्याम जी के पास वहाँ मंदिर पर निशान चढ़ाएंगे और वहाँ से प्रसाद बाबा श्याम के दर्शन करके प्रसाद ग्रहण करके और वहाँ से सुबह फिर मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के बड़ली गांव में कांग्रेस पार्टी पीसीसी सचिव ललित यादव द्वारा रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ली के प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कविता यादव, रोहिताशक चौधरी सहित अनेक कांग्रेसी मौजूद रहे। इस मौके पर ललित यादव ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि अमर सिंह मीणा द्वारा बनाया गया विद्यालय के प्रवेश द्वार का कार्य सराहनीय है, जिन्होंने अपनी नेक कमाई से विद्यार्थियों के लिए सुविधा का काम किया और मातृ दिवस पर समस्त नारी शक्ति को सहृदय प्रणाम करते हुए मातृशक्ति की गरिमा के यशोगान किए और नौजवानों को नारी सम्मान के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक, राजेंद्र तक्षक, विनोद शर्मा, संजय खान, रंजीत आदि लोग मौजूद रहे। जितने भी लोग बैठे इन सबको साथ लेकर के, वैसे बहुत महत्वपूर्ण लोग मंच पर हैं, इन सबको साथ लेकर के तो हम लोग जो केवल अलवर जिले के नहीं पूरे हिंदुस्तान के नेता हमारे आदरणीय भवन जितेंद्र जी हैं, उससे मिलकर के जो आपकी जायज मांग है उसके लिए लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं। वकील वकालत करने का हमारे पास वकील साहब बैठे हैं, साहब ये वकालत कागज से काम करेंगे, हम लोग वैसी लड़ाई आपकी लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से जब सब लोगों का समावेश होता है तो निश्चित ही वो काम आगे बढ़ जाएगा। उन्हें ज्यादा लंबी कोई चर्चा नहीं करते हुए, गर्मी का मौसम है। राजगढ़ में कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की हुई बड़ी जीत की खुशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान कस्बे के भवानी सहाय चौक, चौपड़ बाजार और गोल सर्किल पर आतिशबाजी की गई। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संत ज्ञानेश्वर के नेतृत्व में विजय रैली निकाली गई। यह रैली कस्बे के भवानी सहाय चौक से गोल सर्किल तक निकली गई। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष मौसमी बाई गुर्जर, जगदीश सारसर, देवेंद्र सारसर, जगदीश गुप्ता, प्रभुदयाल मीणा, बनाराम मीणा सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्नाटक में हमारी सरकार बहुमत के साथ आ गई। इससे हमको ये महसूस होता है कि अगले चुनाव जब भी होंगे 3 राज्यों में, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, राजस्थान में हम सरकार दोबारा बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं करें, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं, वह हवा में नहीं उड़ते हैं जैसे अन्य पार्टी के लोग हवा में उड़ते हैं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अखबार में आना पसंद करते हैं। हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं पार्टी के लिए। इसलिए हम पूरे दावे के साथ आज ये कह सकते हैं, आने वाली सरकार तीनों राज्यों में भी हम क्या कार्यक्रम रहे आज आपके? आज कर्नाटक में जो हमारा बहुमत आया है, बहुत अच्छा बहुमत आया है और उस बहुमत के लिए आज हमने सभी भाई लोगों ने खुशी मनाई है। पटाखे चला रहे हैं, लड्डू की मिठाई बांट रहे हैं सभी लोगों को। मंथन फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित स्कूल और रिहेबिलिटेशन सेंटर द्वारा बहरोड के कंचन वाटिका में रविवार को मातृ दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव के मुख्य आतिथ्य में की गई। वहीं डॉक्टर शानू यादव, संजय मीर, मोनिका भारती ने दीप प्रज्वलन किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष उमेश शर्मा द्वारा की गई। इस अवसर पर मंथन द्वारा स्कूल एवं थेरेपी सेंटर में आ रहे 50 बच्चों की माताओं को सम्मानित किया गया। वहीं बच्चों द्वारा रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य अतिथि बलवान सिंह यादव ने कहा कि दिव्यांग बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। साथ ही उन्होंने मंथन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये सेवा भगवान की सेवा से कम नहीं है। वहीं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शानू यादव ने दिव्यांग बच्चों की माताओं के प्रयासों को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर मंथन सचिव डॉक्टर सविता गोस्वामी ने पूरे वर्ष मंथन द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का विवरण देते हुए दिव्यांगता के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत रहने का संकल्प लिया। आज इस अवसर पर मुझे यहाँ पर बुलाकर मुझे ये मौका देने के लिए भी
मैं मंथन फाउंडेशन का धन्यवाद करती हूँ। मैं मंथन फाउंडेशन की पूरी टीम, डॉक्टर सविता गोस्वामी जी और उनके साथ में जो भी उनके टीचर्स हैं, जो उनके पूरे मैनेजमेंट को संभालते हैं और इन बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं डॉक्टर गोस्वामी जी दोनों ही हस्बैंड वाइफ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप समाज में एक इतनी अच्छी बात हम सबको भी सिखा रहे हैं, इन माताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। लालन पालन शिक्षा का काम उन बच्चों की माँ बन के आप करते हैं, इसलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि भगवान आपको हिम्मत दे, आपको ताकत दे कि ये भगवान स्वरूप जो बच्चे हैं इनके आप शिक्षा के साथ साथ इन बच्चों का जो टेक केयर करती हैं शिक्षा, और इनके लिए जो शिक्षक होता है, हम शिक्षक नहीं इनको पढ़ा सकता, आप इनके लिए जो शिक्षक का अरेंज करती हैं कि वो एक स्पेशल शिक्षक होता है जो इस तरह के बच्चों को। कांग्रेस नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा में समूची गांव की जिला पार्षद संजना जाटव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंची। इस दौरान उन्होंने कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध समर्थन दिया। जिला पार्षद संजना जाटव ने बताया कि वे युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता के हितों के लिए कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट के साथ जन संघर्ष यात्रा में सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल हुई। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मिलकर उन्होंने क्षेत्र की जन समस्याओं से अवगत करवाया। रामगढ़ पुलिस ने सघन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में वांछित 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में एडिशनल डीजीपी बीके सिंह के निर्देशानुसार अलवर जिले में सघन अभियान चल रखा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की सघन कार्रवाई को देखते हुए अपराधियों में हड़कंप मच गया। थानाधिकारी सुंदर कुमार ने बताया कि डीजीपी के आदेश के प्रॉपर्टी संबंधित और लूट के मामलों में जिनकी चार्जशीट पेश हो चुकी है, उन अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। रामगढ़ पुलिस ने इसी अभियान के तहत चोरी और लूट के मामलों में चालान पेश कर 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ 9 आबकारी अधिनियम के तहत 4 व्यक्तियों को साइबर फ्रॉड की आशंका पर गिरफ्तार किया है। इन्हीं के साथ शराब पीकर वाहन चलाने वाले 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 16 व्यक्तियों को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। डीजीपी साहब ने अभियान चलाया था कि वो लोग जो पहले प्रॉपर्टी ऑफेंसेज में अरेस्ट हो चुके हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है, इनकी निगरानी की जाए और इनकी गतिविधियां चेक की जाएंगी, इन दिनों क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और अन्य अगर किसी मुकदमे पेंडिंग अरेस्ट हो तो उसको करो। तो इसके तहत हमने 40 पर्सन अरेस्ट किए, 40 आदमी। 9 आदमी वो हैं जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेज से संबंधित जिनकी चार्जशीट हो चुकी है। 6 आदमी हमारे मुकदमों में वांटेड थे। 4 आदमी हमने वो किए हैं जिन पर हमें शक है कि ओलेक्स का काम करते हैं। इसके अलावा और आदमी जो शराब पी के वाहन चलाने वालों में हमने 5-6 गिरफ्तार किए हैं और अन्य व्यक्ति जो सस्पेक्ट थे जो भी, उनको गिरफ्तार करके टोटल हमने 40 अरेस्ट किए। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।